Hello students and welcome to this new video. This is part 3 of chapter number 16 of your social sciences, chapter number 16 which is economic liberalization and globalization. तो let us see further. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि WTO में इंडिया मेंबर था और उनके पॉइंट्स देखे थे. प्रीवियस लेक्चर में बहुत कुछ पढ़े थे हम. आज के लेक्चर में इन टुडेज लेक्चर विल स्टडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो बेटा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आपका क्वेश्चन आएगा कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है सर, समझाइए. मैं आपको बता देता हूँ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट वेयर द डेवलपमेंट विच मीट द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट. बेटा ये आप यहाँ पे डेफिनेशन दिया है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट which meets the needs of the present generation without compromising with the ability of future generation to meet their own needs. तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये है कि ऐसा डेवलपमेंट हमको करने की ज़रूरत है जहाँ पे हम हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो वांट्स हैं, हमको जो चाहिए, हमारी जो ज़रूरत है, राइट, उसको हम पूरी करें, उसको ऐसे पूरी करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग. विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. किससे? विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन विद देयर ओन नीड्स. तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली है, हमारे बाद जो जनरेशन्स आएगी, वो जनरेशन्स की भी ज़रूरियात, वो नीड्स, वो डिज़ायर्स पूरी हो, ऐसे हम वो रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे. अभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या है बेटा? ये ज़रूरत है बिकॉज द आइडिया ऑफ sustainable development developed because of extreme effects on nature near human habitation and man created cover, that is environment. तो हमको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया ऐसा क्यों करना पड़ा कि भाई फ्यूचर जनरेशन्स की रिसोर्सेज हमको रखनी है, हमारी आज की नीड्स भी पूरी करनी है और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हमको उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए हमको उनके लिए रिसोर्सेज भी रखने पड़ेंगे. तो ऐसी ज़रूरत क्यों हुई सर? तो द आंसर इज़ कि भाई हम आज जैसे जी रहे हैं ना, उसके आजू बाजू, हमारे जो आजू बाजू जो एनवायरनमेंट है विच इज़ मैन क्रिएटेड, जो हमने क्रिएट किया है हमारा जो एनवायरनमेंट, और वो एनवायरनमेंट की वजह से नेचर पे जो बहुत ही भयंकर इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से हमको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा. द वे एंड द स्पीड विथ विच प्रेजेंट जनरेशन इज डेवलपिंग. तो मतलब जितना प्रेजेंट जनरेशन फास्ट डेवलप हो रहा है, आज हम डेवलप हो रहे हैं ना, स्लोली एंड स्टडीली, कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं, तो इट कैन नॉट बी मेंटेन्ड द फ्यूचर. तो अगर हम आज ही की स्पीड से जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे डेवलप हो रहे हैं, जैसे रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे नेचर को यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए वो चीज़ नहीं रहेगी. फ्यूचर, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए वो सब चीज़ नहीं रहेगी. There is a fear that luxuries which present generation is enjoying may not be there for future generations. तो हमको एक डर है, आज हमको एक डर है कि वो चीज़ जो हम आज एंजॉय कर रहे हैं ना, पानी है, फिर लैंड है, ज़मीन है, सॉइल है, ये सब चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट हैं, तो ये सब चीज़ें आज हम यूज़ कर रहे हैं, शायद फ्यूचर जनरेशन के लिए ना रहे. हम इतना फास्ट उसका यूज़ कर रहे हैं कि शायद वो लग्जरी जो हमको आज, पानी हम इतना सारा नहाते हैं, इतना सारा ये यूज़ करते हैं पानी, तो शायद फ्यूचर जनरेशन के लिए वो पानी प्योर ना रहे, उनको पीने के लिए पानी ना मिले, या फिर बहुत ही कम हो जाए पानी, ऐसा भी हो सकता है. तो इसीलिए बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी कि भाई हमको ऐसे डेवलप होना चाहिए, हमको ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, आज की जनरेशन को, प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स पूरी करने के लिए ऐसे यूज़ करना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग. कॉम्प्रोमाइज़ करने बिना, हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. किससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है? विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स, कि फ्यूचर जनरेशन्स को भी अपनी जो नीड्स है वो पूरी कर सके, ऐसे हमको आज यूज़ करना है. ओके. There is a tremendous decrease in natural resources due to economic development and the quality is also deteriorating. बेटा मैंने जो पॉइंट बोला वही है, नेचुरल रिसोर्सेज का कंटिन्यूअस कम हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए, क्योंकि हम इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं, डेवलप होते ही जा रहे हैं, वो सब रिसोर्सेज यूज़ करते करते हम डेवलप होते ही जा रहे हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं ना, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो रही है. देयर क्वालिटी इज ऑल्सो डिटेरियोरेटिंग मतलब ख़राब हो जाना, डाउन जाना. इन दिस कंडीशन देर इज़ अ नीड टू चेंज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. तो अभी ये जब कंडीशन आ गई है, तो हमको जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं,
है ना, हम नेचुरल रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी करके कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। इसीलिए आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडीड बिकॉज ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड इफेक्ट्स ऑन इट ऑन एनवायरमेंट। तो इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का डेवलपमेंट जो है वो हम कर रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को हानि पहुंचा रहा है और उसको हमारे एनवायरमेंट को भी प्रॉब्लम पड़ रहा है। अभी स्ट्रेटजीज है हमारे पास कि नेचुरल रिसोर्स को कैसे बचाया जाए। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कल्टिवेबल फार्म। बेटा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मतलब जो नेचुरल रिसोर्स हम फिर से थोड़े टाइम के बाद फिर से यूज कर सकते हैं, जो रिन्यू होते हैं ना, जो वापस से नए जैसे हो जाते हैं, बट थोड़ा टाइम लगता है। ओके, लाइक कल्टिवेबल फार्म, तो फार्म के अंदर हम क्रॉप्स उगाते रहते हैं ना, एक के बाद एक क्रॉप्स उग जाता है, हम कटिंग करते हैं, फिर वापस जब थोड़ा टाइम हो जाता है उसके बाद बीज बोते हैं। तो कल्टिवेबल फार्म, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें हमको ऐसे यूज़ करनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और ऐसे रिसोर्स, देखो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे यूज होने चाहिए? इन सच अ वे दैट देयर क्वालिटी इज मेंटेन। और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे यूज करने चाहिए? शुड बी यूज्ड जुडिशियली। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हमको बहुत ही कंजूसाई से यूज करने चाहिए। कंजूसाई का मतलब हो गया बेटा, कंजूसाई मतलब थोड़े लेवल में यूज करने चाहिए, थोड़े कम यूज करने चाहिए। जितने हमारे पास हैं उतने ही है, फिर वापस हमको मिलने वाले नहीं है बेटा। कोल, पेट्रोलियम, है ना, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो हमको ज़मीन में से मिलती है वो एक बार मिल जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है, हमको वापस वहाँ से नहीं मिलती है, क्योंकि ये सब चीज़ें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत ही बरसे लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो हमको उसको कम यूज़ करना चाहिए, जुडिशियसली मतलब माप के यूज़ करना चाहिए, माप में। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अभी ये क्या हो गया बेटा? इंडस्ट्रियल लोकेशन मतलब जहाँ भी अगर कोई इंडस्ट्री डालने वाले हैं तो हमको ऐसे इंडस्ट्री ऐसी जगह पे डालना चाहिए जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, कि भाई आना जाना कम हो जाए। उससे क्या होगा बेटा? उससे पेट्रोल बचेगा, है ना, मेहनत भी थोड़ी कम होगी। अगर नज़दीक ही इंडस्ट्री है तो तुरंत ही जा सकते हैं, पेट्रोल बचेगा। तो ये सब चीज़ें हमको ढूंढनी चाहिए और ये सब चीज़ें ऐसे करनी चाहिए। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अ सिंसियर अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अचीव इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। तो एक सिंसियर अटेम्प्ट, एक ऑनेस्ट ट्राई करना चाहिए कि हमको इको फ्रेंडली डेवलपमेंट हम कर सके। दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन वे। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कि ऐसे रिसोर्सेज जो हम एक से ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना, should be used in different ways such as different irrigation systems are utilized for more than one purpose। तो ऐसे यूज़ करने चाहिए कि वो अलग अलग हर जगह पे यूज़ हम कर सके। एग्जाम्पल देते हैं हम, इरिगेशन सिस्टम। तो अगर इरिगेशन सिस्टम लगाई है, अगर पानी पहुंचाने का काम हमने किया है, तो इरिगेशन सिस्टम को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इरिगेशन सिस्टम में कैनाल्स भी होते हैं, तो कैनाल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। कैनाल्स को फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वो वाटरवे को हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकें। ऐसे ऐसे हमको रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए। जो एक, मान लो कि एक रिसोर्स है आपके पास जो 3-4 अलग अलग वे में यूज़ आप कर सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को वहीं 3-4 वे में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एक रिसोर्सेज को एक वे में यूज़ करके वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड। ये तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है बेटा, दिस इज वेरी ट्रू। नेचुरल रिसोर्सेज को हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंट्रोल शुड बी लेड ऑन अनप्लान्ड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉइजनस केमिकल, इंक्रीजिंग स्लम्स एक्सेट्रा। तो ऐसी चीज़ों पे हमको कंट्रोल लाना चाहिए, जैसे अनप्लान्ड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा? रिवर्स में, है ना, ओशियन में हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते रहते हैं। पानी की कोई भी बॉडी हो, तालाब में, कहीं पे भी इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल देते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो उस पर कंट्रोल लाना चाहिए। पॉइजनस केमिकल्स, तो जो कपड़ा बनाने में केमिकल्स यूज़ होते हैं और बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ में भी केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो भी पानी में डाल दिए जाते हैं। आप कई बार आप सुनोगे कि पानी का कलर ब्लैक कलर हो गया, पिंक कलर हो गया। तो ये सब चीज़ें बहुत ही गलत हैं। पॉइजनस केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे मरीन लाइफ अफेक्ट होती है, तो पॉइजनस केमिकल्स भी नहीं डालने चाहिए, उस पर कंट्रोल लाना चाहिए।
इंक्रीजिंग स्लम्स, तो जहाँ पे स्लम एरिया होते हैं ना, झुपड़पट्टी जहाँ पे होती है, वहाँ पे भी बहुत ही वेस्ट और गंदगी हो जाती है, तो उसको भी हमको कंट्रोल करना चाहिए। स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। बेटा स्ट्रेस मतलब क्या कि भाई हमको बहुत ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए किसको, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो एनर्जी हमको अनलिमिटेड फॉर्म में मिल रही है, कौन सी मिल रही है, सोलर मिल रही है ना, हर रोज मिलती है, और विंड एनर्जी, तो ये एनर्जी को हमको यूज करना चाहिए क्योंकि ये एनर्जी हमको बहुत ही समय तक मिलने वाली है। अभी एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं, हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट हमने बनाया है और जो नेचर का एटमॉस्फेयर है उसको हम कैसे बचाएं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस फॉर ऑर्गेनाइज इन 1972, तो भाई ये याद रखना है आपको, अर्थ कॉन्फ्रेंस 1972 में होता, कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था। दीज thereafter, from time to time, convention and camps have been organized for protection of environment at the global level, in which it was decided to take different steps of environmental protection. तो ये अर्थ कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, वैसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, बहुत सारे कैंप्स हुए हैं, और वो कैंप्स में भाई एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए हमको और कौन से स्टेप्स है जो हमको लेने चाहिए, वो सब डिस्कस हुआ है। ओके, मेन पॉइंट आपको यहाँ पे अर्थ कॉन्फ्रेंस याद रखना है, 1972 स्टॉकहोम स्वीडन। इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस ग्लोबल एफर्ट्स, गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल। तो इंडिया भी ग्लोबल एफर्ट्स में इन्वॉल्व है, ये सब काम हम भी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हम भी बचाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट जो हमारी है वो नेशनल लेवल पे बहुत कुछ काम कर रही है। क्या काम कर रही है, लेट अस सी। तो इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ नेशन इज प्रेजेंटेड। मतलब क्या हो गया बेटा, इंफॉर्मेशन, हमको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई पॉल्यूशन कंडीशन कौन सी है अलग अलग सिटीज़ में, तो हमको ये पता चलता है कि भाई ये सिटी में इतना पॉल्यूशन है, वो सिटी में इतना पॉल्यूशन है, वो सब चीज़ हमको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू कंट्रोल पॉल्यूशन, है ना, पीयूसी। हम देखते हैं पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, जो हमको बाइक के अंदर या गाड़ी के अंदर करवाना पड़ता है, तो वो क्यों करवाना पड़ता है बेटा, कि हम हमारी गाड़ी में से पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। और जो कंट्रोल्ड पॉल्यूशन जो होता है गाड़ी में से, पॉल्यूशन तो होता ही है, वो पेट्रोल जब जलता है, वो डीजल जब जलता है तो पॉल्यूशन तो होता ही, लेकिन वो कंट्रोल्ड फॉर्म में होता है, इसीलिए हमको पीयूसी करवाना पड़ता है। तो इसीलिए बताइए ये सब कौन चेक करता है, सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये सब चीज़ें चेक करते हैं कौन, सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। तो वो क्यों एस्टेब्लिश किए गए हैं, टू कंट्रोल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एस्टेब्लिश किए गए हैं। 5 जून, बेटा ये याद रखना है हमको, 5 जून डिक्लेयर्ड एज एनवायरमेंट डे। ये एनवायरमेंट डे 5 जून है, एनवायरमेंट डे 5 जून है, एनवायरमेंट डे 5 जून है, 3 बार बोलना पड़ता है ना। इन इंडिया गवर्नमेंट पास्ड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981। बेटा ये भी याद रखना है कि एपीसी एक्ट, एपीसी मतलब एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट लागू किया गया था इंडिया में 1981 में लागू किया गया था एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड फॉर डिटेरियोरेटिंग लेवल ऑफ ओजोन। अभी भी देखो बेटा एक कंडीशन है ना, जो ओजोन लेवल जो है वो अभी थोड़े टाइम के पहले से, मतलब अभी तो हम नहीं पता, लेकिन उससे पहले ओजोन लेयर जो था वो इट वाज डिटेरियोरेटिंग, मतलब वो ख़त्म हो रहा था, उसका लेवल बहुत ही कम हो रहा था। तो बहुत ही इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए गए हैं, अंदर अंदर बातचीत की जा रही है, और बहुत ही ठहराव हम बोलते हैं एग्रीमेंट्स, कि भाई हम कम पॉल्यूशन करेंगे, हम हमारा जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको कंट्रोल करेंगे, ये सब एग्रीमेंट्स हुए हैं। जो ओजोन लेयर कम हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो सब स्टेप्स डिसाइड किए गए हैं। न्यूक्लियर वेस्ट, जो भी न्यूक्लियर कामकाज होता है, न्यूक्लियर वेपन्स है या न्यूक्लियर कोई भी काम होता है, न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है, तो उसका जो वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोज कैसे करना है, उसको कैसे वेस्ट में कन्वर्ट करके उसको ख़त्म कर देना है, वो सब डिसाइड किया गया है। एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जितने भी अलग अलग फॉर्म में हमारे यहाँ पे एनिमल्स हैं, नेचर है, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं, अलग अलग टाइप के वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, तो ये सब चीज़ है, उसको हमको मेंटेन करना है, उसको कैसे बचाना है, उसके भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं एग्रीमेंट्स में। दस कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, एनवायरनमेंट को बचाना वो हमारे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम
अर्थ के ऊपर नहीं रह पाएंगे। नो डाउट द लाइफ ऑन द अर्थ विल बी डूम्ड। डूम मतलब श्रापित हो जाएगी। तो हम ये अर्थ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ये हमको बताया गया है। तो भाई पॉल्यूशन कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, एनवायरनमेंट को बचाना बहुत ही ज़रूरी है और हमको हमारे एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रूव करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको मानना चाहिए कि भाई हम ऐसे डेवलप करें, हम ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें कि भाई फ्यूचर जनरेशन को भी वो नेचुरल रिसोर्सेज उनकी ज़रूरत के लिए मिले। ठीक है, हमारे बच्चों को भी या हमारे बाद जो जनरेशन आने वाली है उनको भी वो चीज़ मिले, ऐसे हमको यूज़ करनी है कि भाई हमको भी मिले, ऐसा करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ ओवर, लेकिन हम थोड़े कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। पहले एमसीक्यूज देखते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, लेक्चर नहीं खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए? स्टॉकहोम, जेनेवा, लंदन या कोलकाता? स्टॉकहोम। ये सुनो, अभी मैंने बोला आपको 3 बार स्टॉकहोम। व्हेन वाज अर्थ कॉन्फ्रेंस? कब हुआ था अर्थ कॉन्फ्रेंस? 1972, 1951, 1992, 2014? सर ये तो हमको याद नहीं है। लेट अस सी, ऊपर जाते हैं अर्थ कॉन्फ्रेंस के पास। अर्थ कॉन्फ्रेंस कब हुआ था भाई? 1972 में। तो हम देखेंगे यहाँ पे टिक करेंगे 1972। 1972। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बीइंग सेलिब्रेटेड? ये तो 3 बार बोला था मैंने, 5 जून, है ना। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी? भाई हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट करना, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। नहीं, प्राइवेटाइजेशन तो क्या होता है बेटा? वो जो इंडस्ट्री होती है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, उसके अंदर प्राइवेट का रोल होना, प्राइवेट सेक्टर का अंदर आ जाना, उसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो सर लिबरलाइजेशन होगा। बेटा लिबरलाइजेशन क्या है? जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो प्राइवेट कंपनीज को थोड़ी छूट छाट दे देना, ठीक है, उनको लिबरल कर देना, उनको परमिशन कई जगहों पे नहीं लेनी है, आप अपने आप काम कर सकते हो, वो सब चीज़ें, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो सर ग्लोबलाइजेशन इज़ द राइट आंसर। यस, ग्लोबलाइजेशन में कंट्री की इकोनॉमी जो होती है वो वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट की जाती है। ठीक है, चलो लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन? तो भाई टेक्स्ट बुक में आपको जाना है, टेक्स्ट बुक में लिबरलाइजेशन का मीनिंग सर्च करना है और उसके बेनिफिट्स भी लिखने हैं। बहुत ही सिंपल है बेटा, मैं खोल के आपको बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन आ जाता है, आएगा यस, दिस इज लिबरलाइजेशन। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन क्या होता है? तो आपको क्या लिखना है बेटा? गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स imposed on the private sector and encourages economic development. This is known as economic liberalization. तो ये आपको लिखना है डेफिनेशन में। सर बेनिफिट्स मतलब क्या होता है बेटा? एडवांटेजेस। तो आपको याद रखना है 4 पॉइंट्स, ये एडवांटेजेस के लिखने हैं लिबरलाइजेशन में। लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन आंसर्स। मेंशन द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो भाई प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस लिखने हैं आपको यहाँ पे। विच स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व एनवायरनमेंट? तो अभी हमने स्टेप्स की बात की कि भाई एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कौन से स्टेप्स लिए जाने हैं। ये रहे आपके स्टेप्स 1 2 3 4 5, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। स्टेप्स टू कंजर्व एनवायरनमेंट। एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आते हैं हम। यहाँ पे लिखना है हमको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन से लेके एनवायरनमेंट तक। मैं आपको टिक करके दे देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, मुझ पे भी टिक होती है, वेरी गुड। ये आपको आंसर लिखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो भाई ये आपको पता है, ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स लिखने हैं। मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। भाई ये क्या होता है? सर ये क्या है? WTO के बारे में हमने जो बात की थी उसके ऑब्जेक्टिव्स हमको लिखना है। तो लेट अस कम टू WTO।
ये रहे हमारे WTO के 4 पॉइंट्स। तो WTO का कुछ इंट्रोडक्शन लिखना है तो ये 2 लाइन लिखने की भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1 जनवरी 1995 बाय द मेंबर ऑफ नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। इट्स ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलोज। ऑब्जेक्टिव्स लिखना है बेटा 1 2 3 4 कि भाई ग्लोबल ट्रेडिंग इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो उसको जो भी प्रॉब्लम है वो हटाता है, प्रोटेक्शन पॉलिसी हटाता है, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ साथ चलता है और जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो सॉल्व करता है। ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं बेटा। आप अगर पॉज करके आप लिख सकते हैं, बैक जाके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मेंशन द वेज मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो भाई अभी ये तो आपको पता ही है, प्राइवेटाइजेशन के मेथड्स भी आपको दिखा देता हूँ मैं। प्राइवेटाइजेशन पे आ जाते हैं हम। ये रहे 1 और 2 पॉइंट्स, यहाँ आपको मेथड्स लिखने हैं। थोड़ा प्राइवेटाइजेशन का डेफिनेशन लिखना है आगे। प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। मैंने आपको बोला ना, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जो भी मालिक हैं या उसका मैनेजमेंट चलाने का काम, दोनों में से एक काम जो गवर्नमेंट होती है वो किसको दे देती है, प्राइवेट सेक्टर को। दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। वो लिखना है और मेथड 2 पॉइंट लिखने हैं। आ जाइए वापस क्वेश्चन आंसर्स पे। आ गए हम क्वेश्चन आंसर्स पे वापस। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भाई ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है। सर हमको नहीं मिल रही है तो हम ढूंढ के दे देते हैं ग्लोबलाइजेशन। आ गई आपके पास ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। आ गई, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्लोज ऑफ गुड्स सर्विसेज टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो ये आपको लिखना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आगे देखते हैं, व्हेन डिड इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट इन इंडिया। बहुत ही 1 लाइन आंसर है बेटा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट पेज पे आएंगे हम। आ गए यस। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब स्टार्ट हुए थे, 1991। सच इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड विच कुड स्ट्रेंथन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन से थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत ही इजी आंसर है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन 1991 विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच कुड स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच आर नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। अभी आपको खुद लिखना है। देखो अभी यही वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो वो आपको खुद लिखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने देख लिया भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा बता दिया था मैंने। तो स्ट्रेटेजी और कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है सर, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। कॉन्सेप्ट मतलब डेफिनेशन हो गया, स्ट्रेटेजी मतलब पूरा क्या करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो आपको लिखना है। कॉन्सेप्ट में आपको लिखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच मीन्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ये आपको लिखना है भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके। तो भाई चैप्टर नंबर 16 यहाँ पे ख़त्म होता है बेटा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 15 के वीडियोस एक बार और देखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास से सूचनाएं आई हैं। सूचनाएं ये है कि आपकी एग्ज़ाम्स होने वाली है जुलाई के एंडिंग में, 29 और 30 जुलाई को एग्ज़ाम्स होगी एसएस की, चैप्टर नंबर 1, 8 और 13। अभी कंफर्म लेटर आया है कि एग्ज़ाम्स होंगी, ऑनलाइन होंगी। तो हम आपको फर्दर बताएंगे कैसे होगी, क्या होगा उसके अंदर, एग्ज़ाम में क्या आएगा, वो सब चीज़। मतलब एग्ज़ाम में क्या आएगा मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर लिखना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 1, 8 और 15 ये तो कंफर्म है बेटा, जो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसकी हमने बात कर दी है। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेज और चैप्टर नंबर 15 जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये तीनों चैप्टर की हमने बात कर दी है। ये तीनों चैप्टर्स आपको कंफर्म करने हैं भाई, आपको रीड करने हैं, आपको पढ़ने हैं, आपको मेहनत करनी है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। गवर्नमेंट से पेपर आएगा मतलब हम खाली चेक करेंगे, हम पेपर नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, आपका ये 10th स्टैंडर्ड है तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिएगा।
आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टडी हार्ड एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू पास विथ फ्लाइंग कलर्स। आप अच्छी तरह से बहुत ही बढ़िया पास हों, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ, भले ही जो भी सिचुएशन में अभी हम रह रहे हैं या जो भी सिचुएशन हमारी है अभी, हमको आगे बढ़ते रहना है ना, डेवलप होते रहना है। लेकिन कैसे डेवलप होना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, 8 एंड 15। आपको 1, 8 और 15 के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं बताऊंगा। 100% भरिएगा वो लेक्चर। 1, 8 और 15 के क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा। एग्जाम के अंदर जो भी थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और हम बताएंगे कि वो जो एग्ज़ाम है उसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्ज़ाम में कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो भी मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो 100% वो लेक्चर भरिएगा। आई विल चेक, मुझे आपको पता चल रहा है कितने जन ये वीडियो देख रहे हैं, कितने जन नहीं देख रहे हैं, वो सब मुझे पता है, मुझे सब एनालिसिस मिल रहा है। तो मेहरबानी करके सब लोग को बता देना, अपने फ्रेंड्स को बता देना कि वो वीडियो देखे, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है और वो गवर्नमेंट है, आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम जैसा है। तो ये फर्स्ट टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होने वाली है। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर 100% भरना है। चैप्टर 1, 8 और 15 के क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। ओके, चलो बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सब कुछ। चलिए बाय बाय।